जय हिंद दोस्तों। आज से हम संपूर्ण विज्ञान के रेलवे ग्रुप डी के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है संपूर्ण विज्ञान पुस्तक से किताब से इस संपूर्ण विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। पर डे 100 क्वेश्चंस करेंगे और आप लोगों का सहयोग रहा और सपोर्ट रहा तो इस बुक को भी ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा। प्रोटोजोआ का कारण होता है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दीर्घकालीन रोग में फेफड़े के वायु कोश की आंतरिक भित्ति क्षतिग्रस्त होने के कारण अंततः फट जाती है? तो इसका सही आंसर है वातस्फीति। वातस्फीति फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षे चेज प्रयोग ने यह ठोस साक्ष्य कब प्रदान किया था कि प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है? तो इसका कब बताया था आपने? कमेंट करके बताइए आप लोग। तो सही आंसर है वर्ष 1952 में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आवृत बीजियों में पुष्प के मादा जनन भाग को निरूपित करता है? आवृत बीजियों में पुष्प के जनन भाग को निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर है जयांग। याद रखिएगा, सही आंसर है इसका जयांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिपिड पाचक एंजाइमों की कमी या निष्क्रियता के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं में लिपिड के संचय में से कौन सा रोग होता है? तो लिपिड के संचय से टेसेक रोग होता है। टेसेक रोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों की किस जोड़ी ने सर्वप्रथम डीएनए की संरचना के लिए डबल हेलिक्स मॉडल का प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही आंसर है वाटसन और क्रिक ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन का वर्णन करता है जो किसी जीव के जीन रूपी और जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी में परिवर्तन होने का कारण बनाता है? तो इसका सही आंसर है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पादप का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एंजियोस्पर्म में लैंगिक प्रजनन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो लैंगिक प्रजनन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पुष्प होता है। कौन से जैव अणु जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए पॉलीसेकेराइड जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन कणिकाओं के निर्माण, पाचन, चयापचय और पुरुष प्रोस्टेट के कार्य में कौन सा खनिज सहायता करता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है जिंक, फास्फोरस, आयरन और निकेल। तो आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव आहार में आहारी फाइबर के कार्य के उचित ढंग से दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है पाचन में सहायता करना। उचित ढंग से दर्शाता है, पाचन में सहायता करना उचित ढंग से दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है जो रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? फाइब्रिनोजेन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पालक जैसी सब्जियों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक मौजूद होता है? तो पालक जैसी सब्जियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप जानते हैं कि हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंद करने वाले पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? रासायनिक अभिक्रिया को मंद करने वाले पदार्थ को संदमक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रुधिर वाहिकाएं मनुष्यों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाती है? तो इसका सही आंसर है 15। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है धमनी। याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है धमनी। आनुवांशिकता और विविधता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता और विविधता के अध्ययन को आनुवांशिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त परशुका के ऊपर कूट परशुका के कितने युग्म स्थित होते हैं जो परशुक उपास्थि द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर है 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास मनुष्य की तरफ फेफड़े होते हैं? मनुष्य की तरफ फेफड़े होते हैं मेंढक का। आप लोग को पता होगा पुराने समय में पहले तो बंदरों का उपयोग किया जाता था, और फिर बाद में मेंढकों का किया जाता है, क्योंकि मेंढक का जो शरीर का बनावट होता है वो इंसानों की तरह ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग मच्छरों द्वारा संचारित नहीं हो सकता है? कौन सा रोग है जो मच्छर द्वारा संचारित नहीं हो सकता है? तो है मधुमेह। मधुमेह होता है जो शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ने के कारण मधुमेह हो जाती है। डेंगू, लिसिका फाइलेरिया और मलेरिया ये सब मच्छर के काटने से होता है। तो इसका इस क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर है मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांस लेते समय फेफड़ों का आयतन मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सांस लेते समय फेफड़ों को आयतन मापने के लिए स्पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप बताइएगा बैरोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब मापने में किया जाता है। स्फिग्नो मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो रक्त दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए आहारीय फाइबर का समृद्ध स्रोत है? आहारीय फाइबर का समृद्ध स्रोत क्या है? तो ओट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो खसरा। खसरा जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व सामान्यतः प्रोटीन में नहीं मौजूद होता है? कौन सा तत्व होता है ऐसा जो प्रोटीन में मौजूद नहीं होता है? तो फास्फोरस। प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय है? तो कौन सा विटामिन है जो जल में विलय है, आप बताइएगा। तो इसका सही आंसर है 2 और 4, विटामिन के और सी, सॉरी, इसका विटामिन बी और सी। इसका याद करने का इसका सही आंसर होगा विटामिन बी और सी। इसको याद करने का सही तरीका है, जैसे जल में घुलनशील है वो होते हैं बी और सी, और जो वसा में घुलनशील होते हैं उसको कैसे याद रखेंगे हम? के ई डी ए। कीड़ा याद रखने से ये होते हैं वसा में घुलनशील। किस में होते हैं? वसा में घुलनशील। कीड़ा, इसको याद रखिएगा, जो वसा में घुलनशील रहते हैं के ई डी ए, कीड़ा याद रखिएगा। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पशु प्रोटीन का स्रोत माना जाता है? तो कौन सा खाद्य पदार्थ पशु प्रोटीन का स्रोत माना जाता है? तो अंडे। अंडे को पशु प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पनेट वर्ग के पूर्वानुमानों के सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है? तो 26 का बी, जीन रूपी और लक्षण रूपी संभावनाएं होती हैं। C4 पौधे में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अनुपस्थित होती है? C4 पौधे में कौन सा प्रक्रिया अनुपस्थित होता है? तो प्रकाश श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवृत बीजियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग पुष्प के नर जनन भाग को निरूपित करता है? पुष्प के नर जनन भाग को कौन सा निरूपित करता है? तो पुमंग। पुमंग जो होता है नर पुष्प में पाया जाता है, मतलब नर पुष्प के नर जनन अंग को दर्शाता है पुमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? आपको पता होगा, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो प्रोटीन मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है? आप कमेंट करके बताइएगा एक बार। इसका सही उत्तर है ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत करने के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनन कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं जिनमें से प्रत्येक के अपने शारीरिक लैंडमार्क और विकास के चरण होते हैं? तो इसका सही आंसर है 14। इसका सही आंसर है 14, याद रखिएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गुण माता पिता के संतान में स्थानांतरित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उस गुण को क्या कहते हैं? तो वंशानुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिया एलियो एलिवियोली
और उत्तकों में गैसों का आदान प्रदान की किस प्रक्रिया के कारण होती है? एलियोली और उत्तकों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है 33 का सी, विशरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य तने और मूलों रूट्स के किस क्षेत्र में स्पंजी मुलायम मृदुतक कोशिकाएं सॉफ्ट पेरेन्काइमा होती हैं जो पादप के लिए पोषक तत्वों को ले जाती है और संग्रहित करती है? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है मज्जा, पीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह रोग किस हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण ही ये मधुमेह रोग होता है, शुगर कहा जाता है जिसको। निम्नलिखित विटामिनों पर विचार करें। विटामिन ए क्या कहता है ये क्वेश्चन? कौन सा विटामिन वसा में विलय होता है? तो इसका आपको सही बताया था मैंने, KEDA, विटामिन KEDA। तो किस ऑप्शन में क्या है? 1 नंबर और 4 नंबर, 36 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल जहां वे संप्रेषण करते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है? जहां संप्रेषण करते के लिए निम्नलिखित में कौन सी शब्दावली सही है? तो इसका सही आंसर है अंतर्ग्रथित विदर। बहुत थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कौन सा द्रव प्रत्यास्थलक के रूप में वर्गीकृत है? कौन सा द्रव जो है प्रत्यास्थलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है महाधमनी के उत्तक। एक एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम रोग का प्रथम केस किस वर्ष सामने आया था? एड्स का जो केस है सर्वप्रथम किस वर्ष सामने आया था? तो इसका सही आंसर है वर्ष 1981 में। कौन सा बृहद अणु पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइएगा, तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो है पेंथ्रा पार्डस। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम है पेंथ्रा पार्डस। आप बताइएगा मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कमेंट में बताइएगा धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, और आपका गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। जीवों के नामांकन की त्रिनाम पद्धति का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? जीवों के त्रिनाम की पद्धति का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही आंसर है हेक्सले और स्ट्रिकलैंड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुल कॉर्निवोरा गण में शामिल नहीं होता है? कौन सा कुल है जो कॉर्निवेरा गण में शामिल नहीं होता है? इसका सही आंसर है मुरीडाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव जंतुओं के वर्गीकरण की 3 डोमेन प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? 3 डोमेन प्रणाली का प्रतिपादन कार्ल वॉइस के द्वारा किया गया था। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया किस कोशिकांग द्वारा संपन्न होती है? जीवाणुओं में जो श्वसन क्रिया होती है किस कोशिकांग द्वारा संपन्न होती है? तो इसका सही आंसर है मिसोसोम्स के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु में किस प्रकार के प्रजनन में विषाणु का योगदान होता है? जीवाणुओं के किस प्रकार के प्रजनन में विषाणुओं का योगदान होता है? तो इसका सही आंसर है परागमन में विषाणुओं का योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों को पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। किसका विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका, कमेंट करके बताइए एक बार, मैं बताऊंगा आपका। इसका सही आंसर है मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई जानी जाती है। मूल इकाई
सजीव वर्गीकरण की सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार जगत वर्गीकरण पद्धति को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? चार जगत वर्गीकरण पद्धति को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है कोपलैंड। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपसे पूछा था मैंने। इसका धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एसिटिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित प्राचीनतम जीव कौन सा है? पृथ्वी पर उपस्थित प्राचीनतम जीव कौन सा है? तो इसका सही आंसर है नीलहरित शैवाल। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है? प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। वैसिली ऐसे जीव हैं जो क्या होते हैं? किस आकार के होते हैं? वैसिली जो ऐसे जीव हैं वो किस आकार के होते हैं? वो छड़नुमा होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पहला प्रकाश संश्लेषी जीव जो ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, पहला प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है जो ऑक्सीजन उत्पन्न करता है? तो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया पहला ऐसा जीव है जो प्रकाश संश्लेषी जीव है जो ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। एसोरिकिया कोलाई किस में पाया जाता है? एसोरिकिया कोलाई किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेष रूप से कीड़ों पर निर्भर होते हैं, ऐसे कवक जो विशेष रूप से कीड़ों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है एंटोमोपैथोजेनिक। एंटोमोपैथोजेनिक। लगता है हमने इधर क्वेश्चन छोड़ दिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार इसको भी। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु द्वारा होती है? तो भोजन में जो विषाक्तता होती है वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस कवक को हरा फफूंद कहा जाता है? तो हरा फफूंद किस कवक को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है पेंसिलम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लाइकेन का एक प्रकार नहीं है? तो लाइकेन का प्रकार नहीं है कवक मूल। लाइकेन का प्रकार नहीं है। एलएसडी किस कवक से प्राप्त की जाती है? एलएसडी जो होती है वो किस कवक से प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर है इरगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक कसकर भरे कवक जाल होते हैं। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का उदाहरण किसने दी थी? वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति का अवधारणा कैरोलस लिनियस ने दी थी। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित है? इसका सही आंसर है प्लांटी को रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलू, टमाटर और बैगन तीन विभिन्न वर्ग हैं, परंतु वे किस वंश में आते हैं? आलू, टमाटर और बैगन जो अलग अलग वर्ग में आते हैं, परंतु वो किस वर्ग में आते हैं? इसका सही आंसर है सोलेनम। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है संघ पहले होता है, फिर वर्ग होता है। संघ होता है पहले, फिर वर्ग होता है, फिर गण होता है, फिर कुल होता है, फिर वंश होता है और फिर प्रजाति होती है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकेरियोटिक या सुकेंद्रिकी और प्रकाश संश्लेषक है? तो इसका सही आंसर है इसका प्रोटिस्टा। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राणियों जो वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है प्राणियों को किस भाषा में लिखा जाता है? तो लैटिन भाषा में लिखा जाता है। चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा होता है? चप्पल की आकृति का जंतु हो जाता है पेरिमीशियम। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम होता है, इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। अमीबा में जो होता है कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं किसके लिए? भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन करने के लिए।
अमीबा का प्रचलन अंग क्या होता है ये बताइएगा। भोजन करने के लिए कूटपाद होते हैं जो भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा का जो महत्वपूर्ण अंग है वो कूटपाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है? तो प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है अंतःद्रव्य जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय डॉग्मा के लिए सही क्रम चुनें। केंद्रीय डॉग्मा के लिए इसका आंसर क्या होगा? डीएनए प्रकृति, एमआरएनए प्रतिलेखन, प्रोटीन स्थानांतरण। कोशिका चक्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए आप लोग, कोशिका चक्र के बारे में चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो चरण है, एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है और कोशिकांग की प्रतिकृति बनाती है। ये जो है ये गलत है। सही क्या है? कोशिका चक्र के बारे में समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है, सही है। एस चरण में डीएनए की प्रतिकृति बनाती है, ये भी सही है। जीवन चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांग की प्रतिकृति बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? लवक। एमआरएनए से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? एमआरएनए से जुड़े राइबोसोम के समूह को पॉलीसोम्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से अनुवांशिकी की इकाई क्या है? अनुवांशिकी की इकाई होती है गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत को निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत जो होता है किस पर लागू नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है वायरस, विषाणु पर लागू नहीं होता है। पॉलीसोम्स में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? पॉलीसोम्स में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? इसका सही आंसर है पॉलीसोम्स में राइबोसोम्स में एमआरएनए की प्रोटीन में परिवर्तन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिका की पाचन थैली है? कोशिका की पाचन थैली कौन सी है? लाइसोसोम कोशिका की पाचन थैली है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका में मुख्य रूप से ऐसे अंग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल जैसे पदार्थ होते हैं और प्रोटीन कणिकाओं का संग्रहित किया जाता है। कौन सा है? ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से देख के बताइए बढ़िया से। इसका सही आंसर है ल्यूकोप्लास्ट। अमीबा के शरीर से बाहर निकलने वाली अलग अलग लंबाई के उभार क्या कहलाते हैं जो प्रकट और गायब हो सकते हैं? इसका सही आंसर है स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान भरने के लिए कोशिका को ऊर्जा की मुद्रा के रूप में जाना जाता है। किसको ऊर्जा की मुद्रा के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है एटीपी को, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कौन सा कोशिकांग या तो गुच्छे में या एकल रूप में छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं जो कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं? इसका सही आंसर है राइबोसोम। कौन सी संरचनात्मक परत शैवाल, कवक और पादप कोशिकाओं को घेरे रहती है और उन्हें तन्य शक्ति प्रदान करती है और यांत्रिक और परासरणी तनाव से सुरक्षा प्रदान करती है? इसका सही आंसर है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। आपसे पूछा है में ग्लाइकोजन, पॉली बी हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कणिकाएं, सल्फर कणिकाएं और गैस बुटिकाएं शामिल होते हैं। किसमें ये चारों तीनों चीजें शामिल होती हैं? इसका सही आंसर है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को एक के रूप में जाना जाता है जिससे साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तथा आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीएनए से आरएनए आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतिलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक के अलावा निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में डीएनए पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा
हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं? किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के। ल्यूकोप्लास्ट निम्नलिखित में से किसमें तेल और वसा का भंडारण करता है? एडियोप्लास्ट में, एलाइयोप्लास्ट में। समसूत्री विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है? गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किसमें किया जाता है? इसका सही आंसर है मेटाफेज में। 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है 16 अर्धसूत्री कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर होता है सूत्रकणिका। क्रेब्स चक्र संपन्न होते हैं किसमें? क्रेब्स चक्र किसमें संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन बंध के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भेड़ों का स्क्रैपी रोग किसके कारण होता है? भेड़ों में जो स्क्रैपी रोग पाया जाता है किसके कारण पाया जाता है? प्रियन के कारण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है? तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम में। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? तो सही, इसका आंसर सही बताइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का शब्द किसने दिया था? इसका सही आंसर है कार्ल बेंडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्जी काय में परिपक्व भाग कौन सा होता है? तो सही आंसर है अवतल।